यस, तो हम ऑलमोस्ट अपने चैप्टर के 2/3 पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इटली यूनिफिकेशन की बात करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन में थोड़ा केस अलग है बाकी जगह के यूनिफिकेशन से, क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक चली है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं इसी जो हमारे नोट्स है इसको रेफर करके इसलिए पॉइंट बताती हूँ, सो दैट जब तुम इन नोट्स को रिवाइज करो तो तुम्हें सुने सुने लगे। और कहानी भी बता सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बताती सो दैट तुम्हारे माइंड को लोड ना रहे, क्योंकि तुम कुछ सुन लोगे लेकिन वो उसमें लिखा नहीं रहेगा। यहाँ के वर्ड इसलिए चूज किए जाते सो दैट व्हेन यू मैम रिवाइज यू फाइंड अ कनेक्ट। हाँ बेटा। मैम हमारे स्कूल में क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू रिलेट द यूनिफिके नहीं हाउ कैन यू रिलेट द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, तो उसमें हम लोग ब्रिटेन जैसा केस लेंगे। मैम ये हमारा 5 मार्क्स का रिलेशन में क्वेश्चन ये आया था। मतलब है कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दोज। रिलेशन का मतलब क्या है, जो चीज वहां कॉमन थी यहाँ कॉमन थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन और इन चीजों की बात, इनमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई है। सेम आइडियाज को लेकर के हमने भी अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन किया है, हम भी सबको डेमोक्रेसी, राइट टू वोट दिलाना चाहते थे। जो प्रॉब्लम्स उनके यहाँ लोग फेस कर रहे थे वो हमारे यहाँ फेस कर रहे थे, यही तो सिमिलैरिटी है। और मैम और जैसे ये बोल इंडिया सकते में हो भी कि वो यूरोप में एक दो जगह पर कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। फ्रांस को ही फॉर एग्जांपल ले लो, या फिर इटली को ही ले लो, जर्मनी को ले लो, उन्हें वॉर करके यूनिफाई होना पड़ा। बट इंडिया का केस वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी आजादी ली है, तो हम ज्यादा ही इनसे बेटर पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हमने अपनी कंट्री को आजाद कराया है। तो ये आप बेटर लिख सकते हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, मैम जैसे इंडिया में भारत माता मतलब फीमेल उसकी थी, हाँ तो वैसे वो यूरोप भी, में वो मैम सिंबॉलिक भी है। जैसे वहां पर जर्मन वो की भी लिख जर्मीनिया सकते हुए हैं। है, ठीक है, इटली की जो है वो मार्सिलीज है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भारत की भारत माता है। तो वो तो आपको मैम करना ही है। एलॉर्जी करके कुछ था। एलिगरी, एलिगरी इज हाँ एलिगरी, ये एक एलिगरी मतलब था मैम वो एक एक गॉड वो इमेजिनेशन फीमेल फिगर, फिगर करके इमेजिनेशन फीमेल। फिगर। यस, एलिगरी इज एन इमेजिनेशन, जिसकी जिसकी मदद से आप लोगों को इमोशनली ड्राइव करते हैं। कोई स्टोरी, कोई प्ले, कोई पिक्चर, सब कुछ एलिगरी है। मैम तो वो हम भारत माता वाले के साथ लिख सकते हैं ना कि करेक्ट। फीमेल जर्मन रोल की वाले में। जर्मेनिया, इटली की मार्सलीज और इंडिया की भारत माता सारे ही एलिगरी के एग्जाम्पल हैं, एक्चुअल थोड़ी एग्जिस्ट यस करते मैम। हैं, काल्पनिक है ना। अच्छा ओके मैम। काल्पनिक जो भी फिक्शन होता है, जो भी फिक्शन की स्टोरी, फिक्शन के फिगर्स, फिक्शन के हीरोज, ये सब कुछ इवन एवेंजर्स एलिगरी ही है। समझ गए? यस मैम। ओके, थॉर, जैसे थॉर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअल कोई थॉर नहीं है ना, तो थॉर एलिगरी हो गया। कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि एक एक आइडिया को रिप्रेजेंट करे, वो एलिगरी हो जाती है। ठीक है, ओके मैम। ओके। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का केस अलग इसीलिए है क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ ब्रिटेन इज नॉट वन नेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ नेशंस, अभी पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, no British nation existed before 18th century and making of nation state was the result of long drawn process। ब्रिटेन में काफी लंबा चला है, क्योंकि ब्रिटेन, ब्रिटिश वाले इलाके में, जो ब्रिटिश आइल्स वाले इलाके हैं, उसमें बहुत सारे लोकल एथनिक लोग रहते थे। लोग स्कॉटलैंड के आसपास रहते थे, उनको स्कॉटिश बोलते थे। वेल्श वहीं रहते थे, इंग्लिश लोग भी वहां पर रहते थे। तो क्योंकि ये ब्रिटेन एकदम अलग पड़ता है अटलांटिक के जस्ट पहले, तो काफी आइलैंड्स भी हैं वहां पर। सबके अपनी कल्चरल, सबके अपने पॉलिटिक्स, सबके अपने अलग अलग ट्रेडिशंस थी। एक तरह के लोग वहां नहीं रहते थे, जैसे जर्मनी फॉर जर्मन, इटली फॉर इटालियंस, तो इस तरह का सिस्टम नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। तो इंग्लैंड को फिर क्या करना पड़ा, यूनिफाई करने के लिए एक एक को पकड़ना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड को पकड़ा। ठीक है, उनके कल्चर को उन्होंने दबाया। मतलब अब अगर आपको किसी और को कंट्रोल करना है तो आपको उसको नीचे करके और अपनी चीजें उन पर थोपनी पड़ेगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक एक जब वो दोनों मिल गए, तो उन्होंने उसका नाम यूनाइटेड किंगडम रख दिया, क्योंकि वो तब रिपब्लिक तो बने नहीं थे।
उन्होंने उसका नाम यूनाइटेड किंगडम ही रख दिया। किंगशिप बहुत लंबे समय तक चली है ब्रिटेन में, समझ गए। किंग तो आज भी है बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट यूनाइटेड किंगडम रख दिया क्योंकि वो किंगडम ही थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में, ठीक है। तो पहले जो एक ब्रिटेन एक अकेली किंगडम थी, उसमें उन्होंने इंग्लैंड जो एक अकेली किंगडम थी उसमें उन्होंने स्कॉटलैंड को मिला लिया और एक बड़ी किंगडम बना ली। उस किंगडम का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन थोड़ा और ग्रेट हो गया है तो अब ग्रेट ब्रिटेन हो गई है। फिर इंग्लैंड धीरे धीरे स्कॉटिश कल्चर पे इन्फ्लुएंस करने लगे और फिर स्कॉटिश इंग्लैंड एकदम एक जैसे ही हो गए। स्कॉटिश कल्चर को पूरी तरह उन्होंने खत्म कर दिया। जो इंग्लिश अपनी लैंग्वेज थी, जैसे कहीं भी आप देखेंगे जब आप माइनॉरिटीज को दबाते हैं, किसी छोटी एथनिक पॉपुलेशन को जब आप दबाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि आप अपना कल्चर मत फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पारसी कम्युनिटी रहती है तो हम कहेंगे कि आप पारसी न्यू ईयर मत मनाइए, आप अपने कस्टम्स मत फॉलो करिए, हमारी होली दिवाली मनाइए, हमारे कैलेंडर को मानिए, हमारे भगवान राम को मानिए। तो ये इसको बोलते हैं कल्चरल सप्रेशन, के सामने वाले के कल्चर को जब आप खत्म कर देंगे वो आपसे अलग नहीं रहेगा, वो आपके जैसा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो भी हिंदू ही हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पास कुछ डिफरेंट बचेगा ही नहीं बचाने को तो इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, है बात की नहीं। वो वही करेगा जो आप करोगे। तो वही उन्होंने उसके साथ में किया कि स्कॉटलैंड का जो उनका अपना ओन कल्चर है, जो उनका अपना ओन इन्फ्लुएंस है, वो सब उन्होंने खत्म कर दिया। धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। स्कॉटिश कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो वहां पे बोलनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग हैं उनको जबरदस्ती स्कॉटलैंड के अलग अलग के इलाकों से भगा दिया गया और फिर वहां पर उन्होंने जो भी अपने इंग्लैंड साम्राज्य है उसके उन्होंने सिंबल्स लगा दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये काम करने के बाद स्कॉटलैंड तो उनके कब्जे में आ गया। फिर अगला उन्होंने निशाना बनाया आयरलैंड को। आयरलैंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा था। मैंने बताया है तुम लोगों को कि क्रिश्चियंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक और होते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मतलब जो ओल्ड विचारधारा को मानते हैं, जो रिलीजियस है बहुत ज्यादा। प्रोटेस्टेंट है वो जो न्यू कल्चर है क्रिश्चियंस का, जो यूएस में हम देखते हैं। क्रिश्चियंस अपने आप में ही दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कैथोलिक, दूसरे है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट की मदद करी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन में बिलीव करते थे, लड़ाई झगड़े में बिलीव करते थे, वो आयरलैंड को चेंज करना चाहते थे। उनकी हेल्प कर दी ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट की, तो आयरलैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और जो कैथोलिक जन ने जब इस चीज का अगेंस्ट किया कि आप क्यों आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की मदद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है कुछ विरोध करना, तो प्रोटेस्टेंट वो विचारधारा है जो नॉर्मल चली आ रही सोच का विरोध करती है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल तुम हिंदू हो, कल को तुम बोलो कि ये आइडोलेट्री क्या है, क्या पत्थर पूछते रहते हो तुम लोग दिन भर बैठे बैठे, क्या है ये होली दिवाली, बंद करो इसको। तुम हिंदू प्रोटेस्टेंट हो जाओगे क्योंकि तुम रिफॉर्म करना चाहते हो अपने रिलीजन को। ऐसे ही जो ओल्ड ओल्ड क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें बहुत सारी प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, वो लोग छूते नहीं थे किसी और रिलीजन के लोगों को। जो हिंदुज्म में हम सुनते हैं वो सब उनके में भी था। उसमें के बाद उनके अंदर एक लोग आए, नई लीग, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू चेंज द सोसाइटी बाय क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। वो क्वेश्चन करते थे कि क्यों आप लोग प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्यों करते हो, क्यों मेंस्ट्रुअल वुमेन जो है वो मंदिर नहीं जा सकती है, व्हाई दे आर नॉट अलाउड इन चर्च। तो इस तरह की चीजें कि आफ्टर यू हिट प्यूबर्टी आप चर्च में नहीं घुस सकते, वो सब चीजें क्रिश्चियनिटी में भी थी। इट्स नॉट ओनली अबाउट हिंदुइज्म। तो ये बहुत पुरानी विचारधारा है, वो उनमें भी थी। तो जो पुराने थे वो थे कैथोलिक, जो नए आए वो बने प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लोग, आयरलैंड अपने आप में बहुत कल्चरल गढ़ माना जाता है क्रिश्चियनिटी का, तो प्रोटेस्टेंट लोग विरोध कर रहे थे कैथोलिक्स का कि ये सब चीजें बदलो, ये सब ठीक नहीं है। उनको सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि हमने स्कॉटलैंड को मिला लिया, अब हम आयरलैंड को भी मिला ले। अब इन्होंने जब प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया तो जीत गए वो। और ब्रिटिशर्स के पास काफी पैसा था, आर्मी बढ़ाते ही जा रहे थे, स्कॉटलैंड को भी कब्जे में कर लिया। और ब्रिटिशर्स तो फेमस ही है इंपीरियल पावर के लिए, दुनिया भर में उनकी कॉलोनी है। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को भी कब्जा किया और आयरलैंड को भी अपने में मिला लिया। 1801 तक आते आते 100 साल लग गए, यूनाइटेड किंगडम बन गई अब एक नई किंगडम। उसका नाम, उसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, तीन लोग शामिल हो चुके हैं। और यहाँ पर एक नया ब्रिटेन नेशन बन गया, अब एक कंट्री बन के आई है जो तीन लोगों से इंक्लूडेड है। अब ये जो नई कंट्री बनी है, जो जिसमें आयरलैंड को ले लिया गया है, वहां से नेशन की शुरुआत है। तो पहले तो नॉर्मल ब्रिटेन किंग, इंग्लैंड की किंगडम बनी ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड वगैरह ने ट्राई नहीं किया इंडिपेंडेंस सीख करने का? इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, इफ यू सी इन मैप इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया। छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल जो इंडिया है वो अपनी पूरी मिलिट्री लेकर के भूटान को कब्जा कर ले, तुमको क्या लगता है भूटान इंडिपेंडेंस के लिए ट्राई करेगा?
इतना सा तो वो है, so it's a very small area, so they should, उनको लगा होगा कि शायद उन्होंने आपस में झगड़ा करवा दिया ना आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, वो लोग आपस ही में झगड़ने लगे तो ब्रिटेन को आसानी हो गई, तो उन्होंने मिला लिया उसको आयरलैंड को। आयरलैंड के मिलते ही ब्रिटेन बन गया ब्रिटेन नेशन। जो नया ब्रिटेन बना उसमें एक फ्लैग था, ठीक है, एक एंथम था, फ्लैग में यूनियन जैक, एंथम में गॉड सेव अवर नोबल किंग, याद कर लो किसका एंथम है ये, और एक लैंग्वेज थी इंग्लिश। नेशन बन गया है और ये नेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। Older nations survive only as subordinate partner in this union, यानी पुराने जो नेशंस थे वो इस पूरे यूनियन में, इस पूरे ब्रिटिश यूनियन में उनको सबऑर्डिनेट ही रहे, मतलब आप बड़े ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गए हैं, ब्रिटिश नेशन का, ब्रिटिश एम्पायर का आप पार्ट हैं, अपनी आइडेंटिटी आपने लूज कर दी है। तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड कहने को तो आज भी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रिटिश का पार्ट बन गए, ठीक है। स्कॉटलैंड की तो अभी भी चल रही है बाहर निकलने की तकरीर, और अब तो वो तो यूके तो खुद ही अलग हो गया है, ब्रेक्जिट तो हो ही गया है, मतलब यूके मैम अभी कोई ऐसे लॉज है कि कोई बड़ी कंट्री छोटी कंट्री, मतलब जैसे इंडिया भूटान में नहीं कर सकती थी, जैसे इस टाइम पे तो उतने लॉज नहीं थे, पर अभी ऐसे कोई लॉज है? हाँ बेटा, अब तो सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, अब आप किसी और के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते हैं। अटैक करेंगे तो बाहर के यूएन आ जाएगा, यूएन अपनी फोर्सेस लेकर के आपकी कंट्री पर अटैक करने के लिए, समझ गए। यस मैम। तो आजकल आयरलैंड में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है अलग चलने के लिए, तो ये लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग होने का यूनाइटेड किंगडम से, ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब यूके ने ब्रेक्जिट लिया था, यानी याद है ना तुम लोगों को, नाम न्यूज सुनी होगी, यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट हो गया है, यूके ने ले लिया है ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन इज अ यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप की 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, वो लोग एक साथ मिलके ट्रेड करते हैं, ये मोटी मोटी बात समझ लो। एक ही करेंसी चलती है, एक दूसरे की बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं चाहिए तुमको, यानी उन 27 कंट्रीज में आप कहीं भी रहते हो, आप यूके में जाकर के अपनी शॉप खोल सकते हो, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। लेकिन इंडिया वाला पाकिस्तान जाके शॉप नहीं खोल सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पूरा यूरोपियन यूनियन बना है, ट्रेड के लिए वो बहुत ईजी है, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन भी उसका पार्ट था। 2-3 साल पहले ब्रिटेन, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे लोग लंदन जाते हैं, ये वो 2-3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले ब्रिटेन ने एग्जिट के लिए बोल दिया कि अब हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। उस केस में आयरलैंड बोलने लगा कि अगर ब्रिटेन निकल जाएगा ब्रेक्जिट से बाहर, तो आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आयरलैंड को जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो चलता है उनके यहाँ आज भी कि वो लोग स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कभी कभी वो लोग गुस्सा हो जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो आज का भी जो यूनाइटेड किंगडम है उसका नाम यूके इसीलिए है बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल कंट्री, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, समझ गए, इसीलिए उसका नाम यूनाइटेड किंगडम यूके है, क्योंकि आज भी वो 4-5 ऐसी छोटी छोटी एथनिसिटी से मिलके बना है। तो धीरे धीरे करके फिर बन गया हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन यूनिफिकेशन। अब तुमने पूरा ये ऊपर वाला केवल पैरा ही याद करना है, आगे पीछे का बैकग्राउंड तुम्हें याद है समझने के लिए, लेकिन तुम्हें ये 6-7-8 पॉइंट ही याद रखने हैं, उससे ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। अब है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग का मतलब है कि अपने आप को नेशन की तरह कैसे देखेंगे, समझ गए। हमें कोई आइडिया चाहिए, जैसे अगर हम बोलेंगे कि हम इंडियन हैं, तो इंडिया क्या है ये भी तो सोचना पड़ेगा भाई, तुम सब इंडियन तो हो, लेकिन इंडिया खुद क्या है। क्यों लगता है तुम सबको कि तुम इंडियन हो, क्योंकि वो लगे क्योंकि इंडिया भारत आधार माता है, कार्ड में वही लिखा है। इसे, और हम सब उसके बच्चे हैं। तो विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब ये है यू हैव टू फाइंड द कनेक्ट, बॉन्ड, और उसके लिए एलिगरी काम आता है, समझ गए। तो एलिगरी का मतलब है पोर्ट्रेइंग योर आइडियाज इनटू एनीथिंग। यहाँ पर फीमेल एलिगरी हुई है क्योंकि अपने आइडियाज को उन्होंने फीमेल फिगर में पोर्ट्रे किया है, समझ गए। तो ये जो कॉमन मैन के लिए आइडिया ऑफ नेशन को समझना बहुत डिफिकल्ट था, तो 18th और 19th सेंचुरी में लोग नई नई चीजें लेकर के आने लगे, सो दैट लोग इजिली कनेक्ट हो जाए और रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इसीलिए नेशंस को नेशंस की तरह नहीं, फीमेल फिगर की तरह देखा जाने लगा, उसको एलिगरी बोलते थे। और इन जनरल एलिगरी क्या होता है, एनी स्टोरी, एनी प्ले, एनी आइडिया दैट दैट हैज सम इमोशंस अटैच्ड टू इट, काल्पनिक चित्र, समझ गए। एलिगरी मतलब काल्पनिक चित्र। तो फीमेल फिगर को वो पोर्ट्रे करने लगे। अब ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट लोग हैं वो फीमेल एलिगरी का यूज करते थे, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन सब चीजों को दिखाने के लिए,
किसका माइक है यार, ऑफ करो। तो एक मिनट। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ये फीमेल एलिगरी वाला जो आइडिया है वो आया। तो जो फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी है फ्रेंच, उसका नाम है मैरियन। ठीक है, तो मैरियन को उन्होंने बनाया, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ये। ठीक है, तो मैरियन इनका एक फीमेल, जैसे हमारी भारत माता है वैसे ही फ्रेंच लोगों के लिए मैरियन एक फिगर है। ये सिंबल करती है लिबर्टी को। तो फ्रेंच तो सबसे ज्यादा आजादी चाहते थे, तो वो सिंबल करती है लिबर्टी को, समझ गए। तो मैरियन जो सिंबल है वो है सिंबल लिबर्टी का, और फ्रेंच लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये एलिगरी का यूज किया था। मैरियन बहुत ही पॉपुलर नेम है, जैसे हमारे यहाँ कविता, सरिता, ये सब होते हैं, वैसे ही वहां मैरियन है। तो उन्होंने एक मैरियन क्रिश्चियन नेम ले लिया और बोला ये हमारी फ्रेंच की टॉर्च बेरर है, ये लिबर्टी हमको दिलाएंगी। ठीक है, तो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, अब सब लोग मैरियन मैरियन हर जगह चिल्लाने लगे और लोग कनेक्ट करने लगे मैरियन से। ठीक है, और क्या है उसी तरह जर्मन में एक फिगर है, उनका नाम है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया की जो फिगर है, उन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, और जर्मन की जो ओक होती है वो स्ट्रांग होती है, वो वैल्वर या हीरोइज्म को इंडिकेट करती है। उसी तरह जर्मेनिया भी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। तो मैरियन लिबर्टी को इंडिकेट करती है, बट जर्मेनिया जो है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। आप इनका फोटो देख लीजिए तो शायद ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे, याद रखने में आसानी रहती है। उसी के तहत हमने फिर मार्शली वो भारत माता अपनी बनाई हुई है। ये है जर्मेनिया, इन्होंने जो क्राउन पहना हुआ है हरा हरा सा ओक लीव्स का क्राउन है। ओक लीव्स स्ट्रेंथ को शो करती है। मैम ओक, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, मैम मुझे नहीं दिख रहा, आपने कोई पिक्चर शेयर किया है क्या? दिख नहीं रहा तुम लोगों को? नहीं, मेरे को नहीं मैम दिख मेरे रहा। को भी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? अभी दिखा ये रहा आ है रहा है। कि आप, हाँ, हाँ अब दिख दिख रहा है। गया। ये जो सुपरमैन जैसी यूनिफॉर्म है ये है जर्मेनिया। ठीक है, ऊपर जो क्राउन पहना है ग्रीन ग्रीन, ये ओक लीव्स का क्राउन है। ठीक है, यस मैम। और ये किसको शो करती है? वैल्वर और स्ट्रेंथ को, हीरोइज्म जिसे बोलते हैं। जर्मन्स आर, दे ऑल आर फॉर स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर मेरियन को देखोगे थोड़ी अलग दिखेगी, भारत माता को दिखाने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो अबाउट है, अबाउट हर। मेरियन रिप्रेजेंट करती है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये है स्टैचू ऑफ मेरियन। लिबर्टी है क्या ये? एग्जैक्टली, हाँ आप कह सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही है ये, इंस्पायर्ड है, बट ये है मैम एक्चुअल पर फोटो। इनके बाल कहाँ से आ गए इसी इतने? के इसी के हिसाब से बनाई गई है। ये है मेरियन, जिसमें देखो सारे फ्रेंच लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग, और ये मेरियन सबको बचा रही हैं। ठीक है, ट्राई कलर्ड फ्लैग इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो मेरियन इज अ फीमेल फिगर जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए है। शी इज लाइक गॉडेस, बचा रही हैं सब जो लोग परेशान है उनको। तो एक तरह से गॉडेस दिखाया है। लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है। हो सकता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो वैसे किसी एक के नाम पे बना है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लेकिन हाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं के नाम पे बना हो। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैरियन ही है जो लिबर्टी को शो करती है, तो उनके नाम पे बना होना चाहिए। वैसे तो उसने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने, जहां तक मुझे याद है, तो एक क्राउन भी पहना हुआ है ना? मेरे को नहीं पता। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक क्राउन आई ये थिंक पहना है। दिखता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाथ में वो है, मशाल है।
हाँ हाँ वो तो है, आई थिंक मैम वो एक क्राउन पहना हुआ है क्राउन उन्होंने, पहना जैसे हुआ उस, है। हाँ ये वही है हाँ बेटा, ये मैरियनी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्योंकि फ्रांस में ही है ये मैरियनी हो सकती है। देखो ये क्राउन पहना हुआ है इन्होंने ये वाला और क्राउन हाथ में मशाल है। ये एक किसी फीमेल किसी नाम से नहीं है, बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक तरह से फीमेल फिगर ही है, मैरियन ही मान लो उसे, फ्रांस में है तो ठीक है। भारत माता को अपनी पता ही है, ठीक है। ये सारी एलिगरीज हैं जिनको, जिनकी मदद से, जिनको सपोर्ट करके लोग क्या करते थे, वो के अंदर इमोशनल सेंटिमेंट्स को जगाते थे, सो दैट वो रेवोल्यूशन में हाँ पार्टिसिपेट करें। कलेक्टिव और बिलोंगिंग का वो करते थे, करेक्ट लिबर्टी का साइन मैम वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जगाते थे अंदर से। करेक्ट। अब हमें बस एक प्रॉब्लम और पढ़नी है जिसका नाम है बाल्कन प्रॉब्लम। तो जब तुमसे पूछा जाएगा एलिगरी क्या होती है, तो तुम एलिगरी लिख देना, इट इज एनी स्टोरी प्ले और एनी नो आइडिया फॉर इमोशनल कनेक्ट, ठीक है। each it is any story play idea in which character has a symbol or a meaning. So in French Republic, any nation, it has been visualized as a female figure that we have called allegory, ठीक है। in German Germania, फ्रांस मेरीन, इटली मार्सलीज, इंडिया भारत माता, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक आते आते नेशनलिज्म हमेशा डेमोक्रेसी और लिबर्टी के बारे में नहीं रहा, समझ गए। कुछ जगह पर ये एकदम नैरो आइडियाज के बारे में हो गया। जब लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया था, सो ऑल दे थॉट दैट वी आर फाइटिंग फॉर अ बिगर कॉज, समझ गए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, राइट टू वोट, हम कोई बड़ी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट कुछ जगहों पर ये स्ट्रगल इतना नैरो हो गया कि उसने वायलेंट और रूप ले लिया और कुछ नेगेटिव ही इम्पैक्ट दुनिया को दे दिया, ठीक है। इसी तरह इन चीजों का फायदा उठा करके बहुत जगह पर यूरोपियन पावर्स हैं, उन्होंने इन लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग को मैनिपुलेट किया और अपना काम उन्होंने पूरा किया। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स को ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट पढ़ा दिया और ग्रेट ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में ग्रेट बनेगा ये बोल करके ब्रिटिशर्स को कन्विंस कर लिया कि जगह जगह वर्ल्ड में ब्रिटेन की कॉलोनी होनी चाहिए। इसी तरह जर्मनी फॉर जर्मन्स का पार्ट पढ़ा करके जर्मनी को इंपीरियल पावर बना दिया, बहुत जगह जर्मनी वॉर करने के लिए रेडी हो गया। तो ये बता रहे हैं कि जो बहुत बड़े आइडियाज हैं नेशनलिज्म से माइक कौन बचा है जिसको ऑफ नहीं किया है अभी? सबने किया हुआ है? आस्था बेटा आप भी कर दो। तो बहुत जगह पर ऐसा हुआ है, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म साथ साथ चला है कि लोग अपनी कंट्री में तो नेशनलिज्म चाहते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में नेशनलिज्म लाने के लिए किसी और को एक्सप्लॉइट करने को रेडी हैं। जैसे ब्रिटेन में चल रहा है नेशनलिज्म, ब्रिटेन को और ग्रेट बनाने के लिए वो लोग इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए हैं और यहाँ से पैसा ले ले जाकर के अपनी कंट्री को ग्रेट बना रहे हैं, समझ गए। तो ये एक थ्रेड है जो ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं नेशनलिज्म की वजह से जो इंपीरियलिज्म में भी कन्वर्ट हुई है। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है और वो प्रॉब्लम का नाम है बाल्कन, प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन से ये साफ साफ पता चलता है कि नेशनल इम्पेरियलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? क्या, इम्पेरियलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग? इंपीरियलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रूल, सोवरेन रूल। रूल, अच्छा ठीक है। हाँ, इंपीरियलिज्म इज अ वर्ड दैट टेकिंग ओवर अदर कंट्रीज ना। इंपीरियलिज्म एक सिस्टम है जिसमें रिच पुअर को रूल करता है, उसका नाम है इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म आप चाहते हो एक ऐसी कंट्री जिसमें सब लोग इक्वल रहेंगे, समझ रहे हो। तो नेशनलिज्म हमने किया सो दैट एवरीबॉडी गेट्स राइट, बट इंपीरियलिज्म का मतलब है कि रिच विल गेट राइट और रिच जो है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करेगा। यस मैम। इसीलिए ब्रिटिशर्स को नेशनलिस्ट नहीं इंपीरियलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो रिच थे और उन्होंने हम पुअर्स पे जो है हमको एक्सप्लॉइट किया, समझ गए। इंपीरियलिज्म एक सिस्टम है जिसमें पावरफुल लोग लेस पावरफुल लोगों पर अपना उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उन अत्याचार करते हैं, ठीक है। बाल्कन एक रीजन है यूरोप में, ठीक है, पता ही होगा तुम लोगों को, नहीं पता है?
बाल्कन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन्स तो देख रहे हो, वो व्हाट इज बाल्कन? रीजन है एक यूरोप कहाँ में, पड़ता है एग्जैक्टली? ऑटोमन एम्पायर, इटली। करेक्ट, मैम वो तो एक रीजन है ना। इटली करेक्ट। टर्की और टर्की के आसपास का जो एरिया है उसको बाल्कन्स बोलते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन और इन सबसे नीचे की तरफ पड़ता है ये टर्की, प्रेजेंट डे टर्की जहां पर है। पुराने जमाने में जो ऑटोमन एम्पायर था, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, जो ग्रीस का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बुल्गारिया अल्बानिया तो हो सकता है ना याद हो, बट ग्रीस, क्रोएशिया, मैसेडोनिया सब आसपास पड़ते हैं टर्की के। ये रीजन को बोलते हैं बाल्कन। ठीक है, बाल्कन्स की जो प्रॉब्लम है उसको देख करके ये समझ में आता है कि यूरोपियन पावर्स ने बहुत जगह पर लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग को क्या किया, मैनिपुलेट किया और अपने गेन के लिए यूज किया। ठीक है, कि किस तरह नेशनलिस्ट फीलिंग का फायदा उठा करके कुछ लोग इंपीरियलिस्ट बन गए। ब्रिटेन उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन हमने ब्रिटेन का नहीं, यूरोपियन पावर्स का नाम लिखना है। प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन ये है कि बहुत सारे लोग जो नेशनलिस्ट फीलिंग रखते हैं उनकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके किस तरह कुछ लोग अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। ठीक है, बाल्कन एक रीजन है जहां पर प्रेजेंट डे रोमानिया, बुल्गारिया याद होनी चाहिए ये। बाल्कन एक रीजन है जहां पर प्रेजेंट डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, क्या मॉन्टीनीग्रो। सारा याद करना पड़ेगा? काफी कर लो, एक दो भले ही मत करो, बट यू हैव टू रिमेम्बर 5-6 एटलीस्ट। ये रीजन है, अब इनको देख के ही पता चल रहा है कितने सारे लोग हैं बाल्कन में। समझ गए, ये इतना फेमस है ये इंसिडेंट कि इसके बाद से अगर आप किसी भी कंट्री को टुकड़ों में बांटना चाहते हो तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, बाल्कनाइजेशन। आप बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं कंट्री का, मतलब आप उसे तोड़ना चाहते हैं, इतने सारे रीजन हैं इसके अंदर। तो बाल्कन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाल्कन का बहुत सारा एरिया ऑटोमन एम्पायर टर्की कैलिफेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, कैलिफेट अपने आप में इंटरनली कुछ कुछ चीजें चेंज कर रहा था क्योंकि उसको यूरोप की बढ़ती हुई नेशनलिज्म की लहर दिख रही थी। उसको लग रहा था कि यूरोप का जो चढ़ता हुआ नेशनलिज्म है यहाँ भी आएगा और ऑटोमन खत्म हो जाएगा, जो हमने देखा कि इवेंचुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो भी गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन खत्म कर दिया उन्होंने, टर्की खत्म कर भी दिया। हम तो पहले की चीज पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो रिजल्ट जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर और कैलिफेट अल्टीमेटली हाँ, खत्म हो ही गया है। वो वाला बट ना, हाँ, जिसमें अली ब्रदर्स और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट। करेक्ट। तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही ऑटोमन एम्पायर अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर सबसे पुराना एम्पायर है रोमन एम्पायर, जो कि यूरोप में था। उसके बाद 1000 एडी के आसपास ऑटोमन एम्पायर डेवलप होना शुरू होता है। ऑटोमन एम्पायर बहुत सालों तक चलता है। तो ऑटोमन एम्पायर द बिगेस्ट एम्पायर मेडिवल हिस्ट्री का। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न, जिसमें सबने रेवोल्यूशन किया और अब तो हम लोग कंट्री बन के रह रहे हैं। मेडिवल एरिया का सबसे बड़ा एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। जब यूरोप में नेशनलिज्म की लहर चल रही थी, धीरे धीरे वो भी अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत छोटी कंट्रीज से मिलके बना था। उनको पता था कि यार यूरोप की नेशनलिज्म ने जब यूरोप की इतनी प्रॉब्लम कर दी है तो यहाँ पर आएगा तो हम भी बहुत डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इन रिफॉर्म्स में उनको सक्सेसफुल नहीं मिल रही थी। यूरोपियन पावर्स धीरे धीरे वहां पर भी इंजेक्ट कर रही थी अपने आइडियाज को। ठीक है, और वो उनको कन्विंस कर रहे थे कि तुम लोग भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो। ठीक है, और वही बोलते हैं ना कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, वही हुआ है यहाँ पर भी। जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर भी कुछ लोगों को शॉक लग गया। कुछ बाल्कन स्टेट, जो बाल्कन रीजन है उसके स्टेट से भी, कंट्रीज तो बने नहीं है, कुछ बाल्कन स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया डिक्लेयर, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से जेलिस। लेस देन अ मिनट। हाँ 1 मिनट है तो रिज्वाइन कर लो, फिर बात करते हैं।